बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हुआ हूँ, एक हिसाब से देखा जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर का या फिर मॉडल पेपर का स्वरूप पूरा बनाकर लेके आया हुआ हूँ। आज इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। यदि आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से जो है आज के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे शब्दों में फिर बहुत ही सरल शब्दों में इसका जो है परिभाषा बताने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो इसका पेपर का टाइटल क्या है, पेपर का नाम क्या है, तो वैसे में मैंने इसके जो मॉडल पेपर मैंने जो अपलोड किया हुआ है, देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है रिटन का ही एग्जाम होता है, जैसा कि CCSU हो गया आपका, UPSC हो गया आपका, अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका, राज्य भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, और भी यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है लिखित की परीक्षा होती है। पेपर का नेम सेम है तो गारंटी है यही क्वेश्चन आएंगे सभी में। पेपर का नाम देख लेना है, भारत में समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन पेपर का नाम है। ठीक है, यही पेपर का टाइटल है। बीए फर्स्ट ईयर तो लेकर सेकंड सेमेस्टर आपका सोशियोलॉजी ने समाजशास्त्र के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलेगा, इसके प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके प्रश्न जो रहते हैं इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन से लेकर आया हुआ हूँ। अब ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, पूरी तरह आपका सेक्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया, कस्बा किसे कहते हैं, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो यदि हम कस्बा की बात करें तो कस्बे को जो है गांव और जो है नगर के यानी गांव और शहर के बीच की जो है श्रेणी माना जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में से जो है कस्बे को रखा गया है। ठीक है, और कई बार जो है कस्बे को उपनगर भी कहा जाता है। जनसंख्या के आकार के दृष्टि से जब बड़े गाँव यानी जब बड़े गांव के लोग जो है की प्रवृत्तियां नगरीकृत हो जाए, बड़े गांव की प्रवृत्तियां जो है नगरीकृत हो जाए तो उसे जो है तो उसे गांव ना कह करके कस्बा कहा जाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा। इसके हम अन्य परिभाषा की बात कर ले तो यहाँ से बर्गल है, उन्होंने इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि कस्बा एक ऐसी जो है नगरीय बस्ती के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है आधिपत्य रखता है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका देखो कि नगर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नगर क्या होता है, जिसे जो सिटी कहते हैं, शहर कहते हैं। ठीक है, नगर सिटी शहर सब एक ही है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे तो नगरीय यदि हम की बात करें तो किसे कहते हैं, तो भैया जो है नगर किससे कहते हैं, तो मनुष्यों की वह बड़ी बस्ती यानी मनुष्यों की वह बड़ी बस्ती या फिर घनी बस्ती जो गांव या फिर कस्बे आदि से बड़ी हो, जिसमें अनेक यानी जातियों अथवा पेशे के लोग रहते हों, शहर कहलाता है, नगर कहलाता है। ठीक है, यदि दूसरे शब्दों में बात करें तो हमारे यहाँ जो है प्राचीन ग्रंथों में जो है लिखा गया है कि जिस स्थान पर बहुत सी जो है जातियों के अनेक व्यापारी जो है और कारीगर रहते हैं और प्रधान न्यायालय हो तो उसे नगर कहा जाता है। जबकि गांव का प्रधान जो रहता है सरपंच रहता है, मुखिया रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जहाँ का जो है कह सकते हो आप, जिस स्थान पर बहुत सारी जातियाँ अनेक व्यापारी और कारीगर रहते हों और जो है प्रधानता है, वहाँ का जो प्रधान जो है न्यायालय हो, आपका जो है नगर कहलाता है, सिटी कहलाता है। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी कह सकते हो एक हिसाब से रिपीटेड भी क्वेश्चन है। ये पिछले साल ये रिपीट भी हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में कॉमन ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका संयुक्त परिवार किसे कहते हैं इसको भी देखेंगे। तो ये संयुक्त परिवार की यदि हम बात कर ले तो एक जो है कर्बे ने इसकी डिफिनेशन दी, उन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवार जो है उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई का पका भोजन करते हैं और जो सामान्य जो है संपत्ति के अधिकारी हों और जो है सामान्य पूजा में भाग लेते हो और पारस्परिक एक दूसरे के विशिष्ट नातेदार से जो है संबंधित होते हो। बहुत ही साधारण से इसकी परिभाषा है कि संयुक्त परिवार होता क्या है। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं या फिर उन समूह व्यक्तियों का समूह को कहते हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हों और एक ही रसोई का बना खाना खाते हों और जो सामान्य संपत्ति यानी बराबर अधिकारी हो यानी संपत्ति में। ठीक है, जमीन में सभी हक में समान अधिकारी हो बराबर के और सामान्य पूजा में पाठ में भाग लेते हो और एक विशिष्ट नातेदार के कह सकते हो संबंधित हो, एक दूसरे के नातेदार से संबंधित हो, आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, सभी को बहुत जल्दी याद हो गई होगी।
ठीक है। और एक श्रीनिवास भी है, उन्होंने इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो है वह ग्रस्त समूह जो है प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिसमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, उसे संयुक्त या फिर विस्तृत परिवार कहते हैं। उन्होंने अपने डिफिनेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संयुक्त परिवार हो गया। कहीं कहीं भी जो है एकाकी परिवार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसी वक्त में एकाकी परिवार भी बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से थोड़ा सा छूट गया था कि एकाकी परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, तो एकाकी परिवार क्या है, थोड़ा सा इस पर हम एक बार बता देंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसे ये क्वेश्चन छूट गया था। तो एकाकी परिवार की हम बात कर ले, तो एकाकी परिवार से अभिप्राय है जिसमें जो है पति पत्नी और उसके बच्चे सहित अथवा अविवाहित बच्चे सहित रहते हो, यानी पति पत्नी हो, उसके जो बच्चे हो उनका शादीशुदा ना यानी हुई हो और एक ही साथ रहते हो, तो ये जो परिवार कहलाता है आपका एकाकी परिवार कहलाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न में से। तो अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि दलित से क्या पढ़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको अपने एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो दलित का अर्थ होता है पीड़ित या फिर शोषित या फिर दबाया हुआ या फिर जिनका जो है हक छीना गया हो, दलित कहलाता है। दलित का यही अर्थ ही होता है। तो यदि हम इसकी बात करें दलित का, तो वैसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में जो है दलित वर्ग मौजूद है। और वर्तमान में जिनको जो है दलित समझा गया है, उनमें जो है अनेक वर्गों को जो है पहले अछूत या फिर अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहते हैं, इसे माना जाता था। और उसमें अनेक प्रकार के जो है उनके साथ जो है अनेक प्रकार के शोषण भी हुए हैं। ये आपका दलित कहलाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे तो दलित वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक हिसाब से कह सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है दलित पर। ये जो है दलित पर कभी कभी जो है दलित से क्या आशय, इस पर निबंध भी पूछ लेता है दलित से। तो थोड़ा सा और भी हम बताने का प्रयास करेंगे। दलित शब्द से प्राय है कि व्यक्ति या फिर वर्ग जिसका समाज में जो है अत्यंत निम्न स्थान है, जो उत्पीड़न का शिकार है तथा जिसका जो है जीवन अभाव जो है दुख और कह सकते हो अपमान का जीवन है। और हम जो है दलित शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो है अपराध दुर्बल वर्गों के उन लोगों से है जिनकी जो है आर्थिक स्थिति अत्यंत निम्न है। और दुर्बल वर्गों के अत्यंत निम्न वर्ग जो होता है यही आपका दलित कहलाता है, दलित वर्ग कहलाता है। इतनी डिफिनेशन देख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जातिवाद किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, कह सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही कह सकते हो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जाति किसे कहते हैं, कास्ट है। ठीक है, जात जो होती है ये जन्म से निर्धारित होती है कि व्यक्ति किस जात में पैदा हुआ, आपका जात कहलाता है। ठीक है, और जातिवाद क्या होता है, अपने जात के प्रति कट्टरता, ये आपका जातिवाद कहलाता है। तो जातिवाद की भी हम परिभाषा जो है बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साधारण शब्दों में यदि हम समझे कि जात के प्रति जो है निष्ठावान या फिर कह सकते हो अपने जो है जात के प्रति निष्ठा का भाव ही जो जातिवाद कहलाता है। अपने जात के प्रति निष्ठावान का भाव ही जातिवाद कहलाता है। और जातिवाद जात के जो है प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की देन है। और यह जो अपनी जात के प्रति अंध आस्था अथवा जो है भावना है, जो अपनी जात के उद्देश्य के सम्मुख अन्य जातियों के हितों को जो है अवहेलना करने या फिर प्रेरित करती है। ठीक है, अपनी जात के सिवा किसी को नहीं अच्छा समझते हैं, उच्च नहीं समझते हैं, ये आपका जातिवाद कहलाता है। जात के प्रति कट्टरता यही की जातिवाद कहलाती है। पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। वैसे तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है यहाँ से। सामाजिक परिवर्तन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको भी जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग जो है सामाजिक प्रक्रिया यानी अंतःक्रिया या फिर सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी समाज में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, तो समाज में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कह सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको स्पेशली आपको जो है तैयार कर ही लेना है। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि नक्सलवाद क्या होता है। नक्सलवाद महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, तो इसको भी हम देखेंगे कि नक्सलवाद जो है किसे कहते हैं। चलेगा, नक्सलवाद को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। नक्सलवाद या फिर नक्सलवादी शब्द एक जो है सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग जो है भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जो है क्रियाशील लड़ाकू साम्यवादी समूहों से लिया जाता है। और भारत में पूर्वी राज्यों जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इन्हें जो है
जो है माओवादी कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में जो है कि दक्षिणी राज्यों में इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है और उन्हें जो है कानूनी रूप से जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। नक्सल शब्द का जो है उद्गम पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुआ है और जहां के से यहाँ जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। बहिष्कार क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बहिष्कार क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इसको भी हम देखेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कल के। ठीक है, तो बहिष्कार क्या है, तो बहिष्कार की बात कर ले तो किसी का भी जो है सार्वजनिक और सामाजिक रूप से जो है त्याग या फिर विरोध करना ही बहिष्कार कहलाता है। यानी किसी चीज़ का सार्वजनिक और सामाजिक रूप से त्याग करना या फिर उसका विरोध करना, ये आपका बहिष्कार कहलाता है। इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बहिष्कार की परिभाषा क्या है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, बहिष्कार की परिभाषा देख लेना आपको। चलेगा, बहिष्कार की यदि हम बात करें तो यानी सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या फिर समूह में को जो है समाज में जो है पूरी तरह से घुल मिलने से रोका जाता है, यही आपका जो है बहिष्कार कहलाता है। इतनी देख लीजिएगा डिफिनेशन। फिर अगला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि सामाजिक वर्ग क्या है। जैसे जाति और सामाजिक वर्ग, क्योंकि इसके बीच में अंतर पूछ लेता है, जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। जाति जो है जन्म से निर्धारित होती है और वर्ग जो है उसके बाद निर्धारित किया जाता है उसका वर्ग। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। वैसे तो हम सामाजिक वर्ग की परिभाषा हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो सामाजिक वर्ग की हम बात करें, सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक योग है जिनका किसी समाज में जो है निश्चित रूप से एक कह सकते हैं एक समान स्तर होता है। एक कह सकते हैं एक सोशियोलॉजी से के ऊपर उन्होंने लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग अथवा एक सामाजिक स्तर जनसंख्या का वह बड़ा भाग है अथवा वह श्रेणी है जिसमें जो है सदस्यों का एक ही पद अथवा जो है श्रेणी होती है, यही आपका सामाजिक वर्ग कहलाता है। परिभाषा पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सामाजिक वर्ग क्या होता है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सामाजिक वर्ग की हम अन्य शब्दों में बात करें तो सामाजिक वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण का ही एक स्वरूप है और यह जो है मुख्यतः आर्थिक समानताओं और जो है समान जीवन के अवसरों पर आधारित समूह है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्यों की जो है आर्थिक स्थिति जीवन यापन हेतु जो है उपलब्ध अवसर अन्य विशेषताएं समान होती है, जिनके जो है सदस्यों में अपने समूह के प्रति जो है चेतना पाई जाती है, आपके सामाजिक वर्ग कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या होती है इसको भी देखेंगे। तो सांप्रदायिकता की हम बात कर ले तो सामाजिक वर्ग हो गया, हम सांप्रदायिकता आई है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्या है इसकी बात करें तो चलेगा, देखते हैं इसको भी हम। सांप्रदायिकता का अर्थ इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन जो है पिछले साल कॉमन रहा क्वेश्चन, तो इस बार भी जो है इस क्वेश्चन की पूछे जाने की जो है संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिले। तो सांप्रदायिकता की यदि हम बात कर ले तो एक आपके MS शर्मा है, उन्होंने इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग जो है व्यापक तथा सीमित दोनों रूप में किया जाता है और व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के प्रतिरोध को व्यक्त करता है और ये जो है संप्रदाय जो है जो आपका ने जातीय प्रजातियाँ धार्मिक और जातीय आधार पर हो सकती हैं। और यदि हम विशिष्ट अर्थों में बात कर ले तो यह दो या फिर दो से अधिक संप्रदायों के प्रतिरोध को व्यक्त करता है जिन्होंने जो है शब्द का प्रयोग भारतीय समाज के संदर्भ के विशिष्ट अर्थ में किए हैं। तो वैसे तो इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, ये क्या होता है सांप्रदायिकता, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ठीक चलेगा। हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि संस्कृतिकरण क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जो है निम्न हिंदू जात का कोई अन्य जनजाति जो है अथवा समूह किसी उच्च और द्विज जात की दिशा में अपने रीति रिवाज कर्मकांड विचारधारा और नवीन पद्धति को बदलते हैं, यही आपका संस्कृतिकरण कहलाता है। श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण का अर्थ होता है सिर्फ नवीन प्रथाओं व फिर आदतों को ग्रहण करना ही नहीं बल्कि पवित्र यानी वर्ण पवित्र तथा जो है लैंगिक जीवन के से संबंधित नए विचारों एवं मूल्यों को भी जो है कह सकते हो
जो है प्रकट करना है और जिसका विस्तृत संस्कृत के विशाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। और कर्म धर्म पाप पुण्य संसार मोक्ष आदि संसार के कुछ लोकप्रिय जो है आध्यात्मिक विचार हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण आप फिर से सुन लीजिएगा। ये संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जो है निम्न हिंदू जात या फिर कोई अन्य जनजाति अथवा समूह किसी उच्च या फिर द्विज जात की दिशा में जो है अपने रीति रिवाज कर्मकांड विचारधारा और नवीन पद्धति को बदलते हैं, तो यही आपका संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, बदलाव। अगला क्वेश्चन भी यहाँ से आपका सेक्शन भी आपका शुरू हो गया है, तो हम इसके भी प्रश्नों की चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न इस काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें क्या भी हैं। तो इसके जो प्रश्न आपके दिया कि गाँव की परिभाषा देना है, गाँव की परिभाषा क्या है और इसकी जो है प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। गाँव की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, तो इसकी भी हम परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो गांव क्या होता है इसकी परिभाषा हम देखते चलेंगे। तो गांव की यदि हम बात कर लें, इसकी क्या परिभाषा है, चलिएगा इसकी भी हम परिभाषा देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसकी विशेषता भी बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम गांव की बात कर ले तो भारत जो है गांव का देश कहा जाता है, और क्योंकि आज भी जो है हमारे देश की कुल जनसंख्या का जो है 3/4 से अधिक भाग जो है ग्रामीण समाज में ही निवास करता है। और भारत में जो है ग्रामीण जीवन अत्यंत कह सकते हो अत्यधिक महत्व है। और गांव जो है कोई नवीन शब्द नहीं है, क्योंकि आदिकाल से ही इसका जो है प्रयोग सामाजिक संबंधों को जो है स्थानिक प्रदान करने वाले संगठन के रूप में किया जाता रहा है। और गांव के लिए जो है पहले गिरहा यानी निरोह अथवा कुंड यात्री इत्यादि शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से पीको ने इसकी डिफिनेशन दी, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण समुदाय जो है पारस्परिक संबंधित और असंबंधित उन व्यक्तियों का समूह है जो अकेले परिवार कह सकते हो अकेले परिवार से अधिक विस्तृत एक बहुत बड़े घर या फिर पारस्परिक निकट स्थित घरों में अधिक नियमित रूप से जो है एक गली में रहते हैं। और मूलतः अनेक जो है कृषि योग्य खेतों में जो है समान रूप से खेती करते हैं और मैदानी भूमि को आपस में बांट लेते हैं और आपस में कह सकते हो आसपास की बेकार भूमि में पशु चराते हैं, और जिस पर जो है निकटवर्ती समुदाय की सीमाओं तक वह समुदाय उसके अधिकार का जो है कह सकते हो दावा करते हैं। यही आपका गांव कहलाता है। ठीक है, गांव ग्रामीण का मतलब गांव का जो अर्थ लगाया जाता है कृषि से लगाया जाता है कि जहाँ के लोग खेती करते हैं पशुओं को चराते हैं, ये आपका गांव कहलाता है। ठीक है, विलेज कहलाता है। देख लीजिएगा, परिभाषा अच्छी है, हो सके आपको अन्य भी तैयार करते हैं। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को आप लगाकर अपने सी नोट्स वगैरह में भी आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा होगी। तो इसकी हम विशेषताओं की बात कर ले तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी विशेषताएं जैसे कि जीवन यापन प्राकृत पर निर्भर करती है इनकी। ठीक है, क्योंकि कृषि यहाँ इनका जीवन यापन रहता है किसानों का, तो जाहिर सी बात है प्राकृत पे ही निर्भर रहती है। और जो है समुदाय का जो है आकार कह सकते हो छोटा आकार है और कम जनसंख्या। ठीक है, ये गाँव की विशेषता है। प्राकृत के घनिष्ठ संबंध भी है और सरल और सादा जीवन है गाँव के लोगों का। और धर्म प्रथा रूढ़ियों का महत्व भी है, सामुदायिक भावना है, संयुक्त परिवार भी है यहाँ की। और कृषि की प्रधानता ये भी इसकी जो विशेषता है। जाति प्रथा है यहाँ पर गाँव में, ग्राम पंचायत हैं, सामाजिक समरूपता है, स्त्रियों की निम्न स्थिति भी है, अशिक्षा वैसे तो अशिक्षा है वो थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो कह सकते हो गाँव जागृत हो गए हैं, कुछ गाँव अभी भी बचे हैं। और जजमानी प्रथा, ये सब जो है यहाँ की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन जो कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषताओं का भी आपको वर्णन करना है। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा जो है मैंने पहले भी आपको दे दिया है, फिर भी यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे संयुक्त परिवार की भी, क्योंकि यहाँ से विशेषताएं भी पूछी गई हैं तो बताते चलेंगे। तो संयुक्त परिवार की जो है परिभाषा की बात करें तो संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का पका खाना भोजन करते हैं और उनका जो है संपत्ति में अधिकार है, यानी बराबर अधिकार है संपत्ति में, और सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और पारस्परिक एक दूसरे के विशिष्ट नातेदार यानी रिश्तेदार से संबंधित हैं। आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। फिर इसकी विशेषताओं की यदि हम बात कर ले तो जो है अधिक पीढ़ियों के लोग यहाँ से यानी अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं इसमें, और संयुक्त निवास है, संयुक्त भोजन करते हैं एक ही घर में, और जो है समान संपत्ति में अधिकार है। ये सभी इसकी जो है विशेषताएं हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके कारण एवं निवारण आपको बताना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है।
तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? यानी जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर अधिक हो जाती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 10 से लेकर आप 12 तक ये आपको कॉमन क्वेश्चन रहा, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? आज देखा जाए तो जनसंख्या की वृद्धि से भारत जो है सबसे टॉप की लिस्ट में आ गया है, चीन को भी पिछाड़ दिया है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है और बाल मृत्यु दर यानी बच्चे यानी जो पैदा उनकी मृत्यु में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याश यानी जन्म दर कह सकते हो और जीवन प्रत्याश में जो है वृद्धि होती है। यानी जन्म दर में वृद्धि तो होती है, साथ में जो व्यक्ति जीते हैं वो भी लंबी आयु तक जीते हैं, तो ये जो होती है वृद्धि होती है। तो इन सबके संयुक्त पृथक के कारण जो जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, तो इन्हीं ही जनसंख्या का विस्फोट कहा जाता है। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या में वृद्धि यानी जन्म दर में वृद्धि है जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। इसके कारण, इसके निवारण क्या है, ये भी बताने का प्रयास करेंगे प्रॉपर, क्योंकि परीक्षा की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, हो सकता नहीं, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसके हम कारण की बात कर लें तो ऊँची जन्म दर का कारण भी है, यानी ऊँची का मतलब अधिक जन्म दर। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण है। ऊँची जन्म दर का मतलब अधिक लोगों का जन्म होता है और मरने वाले लोगों की संख्या कम है। और विवाह की अनिवार्यता भी है इसकी कारण है जनसंख्या विस्फोट का। और बाल विवाह की प्रथा ये भी है, छोटी उम्र में शादी कर देना। और जो है निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर भी है, मनोरंजन के साधनों की कमी भी है, और गर्म जलवायु भी है, मृत्यु दर में गिरावट है, अशिक्षा है, धार्मिक विश्वास है, और परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता है, और शरणार्थियों को जो है कह सकते हो, ये सभी इसके कारण हैं। आप देख लीजिएगा, इसके निवारण क्या है आपको पता भी होगा। ठीक है, आप लिख देना है, कोई भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कठिन प्रश्न नहीं है ये। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की, वर्तमान समय में जो है महिलाओं की परिस्थिति का आपको जो है वर्णन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्तमान समय में हम महिलाओं या फिर नारी की बात कर ले तो आज की नारी जो है ममतामयी और त्यागमयी महिलाएं, त्याग के जो है कह सकते हो बलबूते पर जो है समाज के जो है हर पहलू से जुड़ी हुई है, और वह जो है आत्मनिर्भर और पीढ़ी कह सकते हो लिखी है, और एवं जो है अपने जो अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। और इसकी शिक्षा से आज जो है बहुत सारी स्त्रियां नौकरी पेशा कह सकते हो नौकरियां करती हैं। नौकरियां करने वालों की संख्या बढ़ी है पहले से आज महिलाओं की। ठीक है, हर एक विभाग में। और इसके साथ साथ हमारे समाज में जो है महिलाओं की जो है निस्वार्थ सेवा का क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लिख दीजिएगा बना बना कर, कोई ज़्यादा कठिन ये शब्द नहीं, प्रश्न नहीं है। नगर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नगर क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, इसके जो वर्गीकरण, इसके जो है परिभाषा देते हुए इसका वर्गीकरण भी आपको बताना है। तो नगर ये क्या है, इसकी परिभाषा, तो इसके जो है बताने का प्रयास करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है ये भी क्वेश्चन। तो नगर क्या होता है, तो नगर की बात करें तो अभी नगर की परिभाषा मैंने जो है आपको पहले भी मैंने आपको दिया था कि नगर की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो नगर की परिभाषा जो है हम फिर से यहाँ से देखेंगे। चलेगा, नगर की परिभाषा यहाँ से चलेगा, नगर की परिभाषा हम देखेंगे कि नगर होती क्या है। चलेगा यहाँ से, तो नगर जो होता है मनुष्य की वह बस्ती जो गांव या फिर कस्बे आदि से बड़ी हो, जिसमें जो है अनेक जातियां अथवा पेशे के लोग रहते हो, आपकी शहर या फिर नगर कहलाता है। लिख दीजिएगा, इसकी परिभाषा मैंने पहले भी बता दिया था। इसकी क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण भी आपको देख लेना एक बार, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया कि जननांकी का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं पर आपको जो है प्रकाश डालना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आए, एक हिसाब से कह सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर काफ़ी महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन भी है आपका। तो 6 नंबर की यदि हम बात कर ले तो जनानकी का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका जो है इसका वर्गीकरण यानी विशेषताओं की आपको बात करना है। तो जनानकी की बात करें तो साधारण शब्दों में कहा जाता है कि जनानकी का तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जिसके द्वारा जो जनसंख्या का आकार परिवर्तन, जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। डेविस ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने लिखा है कि जनसंख्या का विज्ञान जिसे जननांकी कहा जाता है, जनसंख्या का जो विज्ञान होता है उसे ही जननांकी कहा जाता है। और
यानी मानव समाज को समझने का जो है प्रमुख आधार है जनानकी। और हमारा समाज केवल भौतिक, धार्मिक, प्रजातीय, भाषाई या फिर सांस्कृतिक विविधताओं को ही नहीं स्पष्ट करता है, बल्कि जो है जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से भी इसकी प्राकृत संसार के जो है दूसरे समाजों की तुलना में बहुत भिन्न है। और वास्तविकता यह है कि किसी समाज की जो है जनसंख्या उस समाज की जो है जैविक विशेषताओं को ही नहीं स्पष्ट करती, बल्कि उसके सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत व्यवहारों आदि को भी जो है प्रभावित करती है या फिर व्यक्त करती है। ठीक है, देख लीजिएगा, एक सोरोकिन है, इन्होंने डिफिनेशन इसकी दी है जनानकी की। उन्होंने लिखा है जनानकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व और उसकी वृद्धि अथवा ह्रास होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। ये आपकी सोरोकिन एक जो है सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि जनानकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, उसका घनत्व, उसकी वृद्धि और उसका ह्रास, उसका पतन होने के विभिन्न परिवर्तनों का स्पष्ट करता है, वही आपका जनानकी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। इसकी विशेषताओं की हम बात कर ले तो विशेषता भी देखेंगे। इसकी विशेषताओं की हम बात कर ले तो इसको है किसी विशेष क्षेत्र में जो व्यक्तिगत की गणना करना और जो है जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। जनसंख्या से संबंधित इसकी विशेषताएं आपको लिख देना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक जो है रूपांतरण किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। तो सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो इसे जो है सोशल चेंज जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो समाज में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जो है डेविस ने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य हमारा केवल उस परिवर्तनों से है जिसका सामाजिक संगठन अथवा समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न हुआ है। एक ग्रीन्सबर्ग है, उन्होंने इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय सामाजिक ढांचे से जो है परिवर्तन होना और समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों के बीच जो है संतुलन अथवा सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकारों में होने वाले परिवर्तन ही जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से मैं सेक्शन सी के हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसके जो है 4 प्रश्न में रहता है टोटल, लेकिन 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं। मैं 4 प्रश्न लेके आया हूँ, आप चारों प्रश्न तैयार कीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। भारतीय जनजाति की प्रमुख समस्या और समाधान का आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो क्या होता है, तो जनजाति यानी भारतीय जनजाति की जो प्रमुख समस्या है वो है भूमि से अलग होना। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जनजाति आज भी जो है सभ्य समाज से दूर जो है जंगलों और पर्वतों में अधिक निवास करती हैं, और जनजातियों की जो प्रमुख समस्या है भूमि से अलग होना है। और प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग और ठेकेदार, महाजनों इत्यादि जो है कह सकते हो आप, इन सभी जो है भारतीय जनजातियों का शोषण किया है उन्होंने। और इनकी जो है भारतीय जनजातियों की जो दूसरी समस्या, पहली इसकी समस्या जो है कृषि से अलग होना है, दूसरी इसकी समस्या है अशिक्षा। ठीक है, और तीसरी इसकी समस्या है जनजाति के लोग यानी शिक्षा में इनकी कमी पाई गई है। और बंधक मजदूर यानी बेरोजगारी, निर्धनता, नशे की लत, ये सभी इसकी जो है समस्याएं हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत की में जो है विविधता से क्या एकता पर क्या आपको टिप्पणी लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो विविधता में एकता का अर्थ होता है अनेकता में एकता। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि विविधता में एकता की जो है अवधारणा को अच्छी तरीके से जो है साबित करता है या फिर संदर्भित करता है। तो संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी जो है हम लोग यहाँ पर जो एक दूसरे का जो है सम्मान यानी सम्मान करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, एक साथ जो है रहते हैं मिलजुल के। यही आपका जो है भारत की विविधता एक पर एकता का कह सकते हो। यही आपके टिप्पणी आपको लिख देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या है और हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन कीजिए। हिंदू विवाह जो है ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, ये काफ़ी तरह का प्रश्न कह सकते हो। और कभी भी पूछ लेता है कि हिंदू विवाह के एक जो है धार्मिक माना गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि ये क्वेश्चन कोई भी पूछेगा हिंदू विवाह से संबंधित, वही क्वेश्चन आपको लिख के चले आना, कोई भी दिक्कत नहीं, नंबर उतने ही मिलेंगे, कोई भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, नंबर आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात कर लें कि हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, चलेगा, इसके उद्देश्यों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। खासकर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका साबित होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो इसके तुम उद्देश्यों की बात कर ले, इसके वर्तमान, तो इसके उद्देश्य जैसा कि धर्म का पालन करना,
पंच महायज्ञ यानी यज्ञों का जो है सम्मान करना, यौन सुख प्राप्त करना, ये सभी इसके जो है उद्देश्य हैं। और संतान उत्पत्ति, ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। और इसके हम परंपरागत स्वरूप की बात कर ले, ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, राष्ट्रीय एकीकरण। तो राष्ट्रीय एकीकरण की हम बात करें तो राष्ट्रीय एकीकरण जो है जाति धर्म पंथ की जो है परवाह किए बिना किसी देश के जो है नागरिकों की जो है एकजुटता, यानी एकजुटता, या फिर कह सकते हो बराबर साझेदारी, या फिर एक मिलजुल कर और बंधन, एक एकता की जो भावना किसी राष्ट्र के लोगों को एक साथ जो है बांधे रखती है। और एकता जो होती है, इस भावना को जो है राष्ट्रीय एकता के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता जो है जाति धर्म पंथ की परवाह किए बिना एकता की भावना किसी राष्ट्र के लोगों को एक साथ जो है बांधे रखती है। और एकता की इस भावना को ही राष्ट्रीय एकता का जो है नाम दिया गया है, ठीक है। इतनी परिभाषा तैयार कर लेना है, महत्वपूर्ण साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से। पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? बैकवर्ड कास्ट क्या है, हो सकता है देख लीजिएगा। सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को जो है समूह का पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी। परिचय का अर्थ क्या होता है? तो परिचय का अर्थ देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो परिचय क्या होता है? तो परिचय का अर्थ विशिष्ट अर्थ होता है नजरिया, यानी देखने का तरीका, जिसके द्वारा जो समाजशास्त्री अपने अध्ययन को जो है समन्वय और सुव्यवस्थित करता है। कि परिचय का अर्थ होता है नजरिया देखने का, ठीक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, जात किसे कहते हैं, कास्ट किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो जात का निर्धारण जो है व्यक्ति के जन्म से होता है, कि व्यक्ति किस जात में पैदा हुआ है, उसी जात को उसको कह दिया जाता है कि ब्राह्मण है, यादव है, या किस जात का है, किस धर्म में पैदा हुआ, तो आपका जात होता है। उसी तरह धर्म होता है, ठीक है। और कृषक वर्ग क्या होता है? अनुसूचित जात, एक क्वेश्चन रह गया है। तो अनुसूचित जात जो होता है, दलित को ही अनुसूचित जात कहा जाता है। अनुसूचित जात जो सबसे लास्ट कैटेगरी को कहा गया है, और दलितों को ही अनुसूचित जात कहा गया है। और इसकी यदि हम बात करें तो दलित से क्या अभिप्राय है? तो दलित जो है अनुसूचित जात एक ही चीज़ है। तो दलित की जो परिभाषा मैंने पहले बताई थी वही आपको इसमें भी आपको लिख देना है। तो दलित से अभिप्राय होता है, दलित शब्द से अभिप्राय है उस वर्ग से है जिसका समाज में जो अत्यंत निम्न स्थान है, जो उत्पीड़न का शिकार है, जिसका जीवन अभाव दुख और अपमान का जीवन है, ठीक है, यही आपका जो है दलित कहलाता है। आपको देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृषक वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखेंगे क्वेश्चन को। तो कृषक वर्ग क्या है? तो कृषक वर्ग जो होता है लघु उत्पादकों का वह वर्ग है जो कि केवल अपने जो है निर्वाह के लिए जो है ही खेती करता है। कृषक वर्ग जो है कृषकों द्वारा खेती करना, उसका जीवन निर्वाह एक ढंग से होता है। कृषकों की अर्थव्यवस्था एक जो है मौलिक स्रोत भूमि है, और कृषक अन्य व्यवसाय तथा जो है आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों से भी जो है संबंध रखते हैं। और डॉक्टर एक गार्ड गिल हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि भारत में जो है कृषक वर्ग मौजूद हैं, और जो है कृषि प्रधान सामाजिक संरचना में कृषक वर्ग होते हैं जो भारतीय या फिर ग्रामीण भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों को का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। देख लीजिएगा, परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सारे प्रश्न आपको दिखा दिया है, साधारण शब्दों में बताने का भी प्रयास किया है। सभी तैयार कर लीजिएगा, आप चाहे तो गूगल करके भी तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह है उसकी मदद से भी आप सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि इसके प्रश्न इतने तैयार आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना पेपर देने जाओगे, पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।